मानव को ईश्वर की सर्वोच्च कृति माना गया है। वो मानव जो चेतना, ज्ञान और विवेक के साथ इस संसार में अपना जीवन यापन करता है, अपना कारोबार करता है। और निश्चित तौर पे वही मानव या वही व्यक्ति सराहे जाते हैं जो समाज के लिए, जो जन कल्याण के लिए जीते हैं, सोचते हैं और उसी रूपरेखा में आगे चल कर के खप जाते हैं। भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनीषा में न जाने कितने ही ऐसे राजा, महाराजा और महापुरुष हुए जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और अपने आसपास के उत्थान के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया और अच्छे के साथ ही रहने की प्रेरणा भी हमको आज भी देते रहते हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं, आकाशवाणी की जहाँ स्थापना है जयसिंहपुरा में, उस जयसिंहपुरा की स्थापना के लगभग 300 साल पूरे होने को है। और इस जयसिंहपुरा की स्थापना के पीछे का जो इतिहास है, निश्चित तौर पे वो हमको बहुत पीछे ले जाता है। वो हमको महाराजा सवाई जयसिंह से जोड़ता है, जिन्होंने इस जगह की और इस कालखंड की यहाँ स्थापना की थी। क्या थे सवाई जयसिंह जी, ब्रज से उनका क्या नाता था और ब्रज में वो क्यों आए, क्या क्या कुछ कार्य किए, ये तो हमारे चर्चा का विषय रहेगा ही। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सवाई जयसिंह जी के किए हुए कार्यों को उस रूप में भी याद करेंगे कि उन्होंने किस तरह इस कछवाहा राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया, वो कौन सा कालखंड था, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं थी और वो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप को अपने और आपके सामने रख सकते हैं। समय से पहले सोचना, समय से पहले उस पर कार्य करना, जिससे कि आज जब हम जीते हैं वो चीज़ें हमारे लिए प्रेरणा बने, वो हमारे लिए मार्गदर्शक बने। ऐसे महाराजा सवाई जयसिंह जी का एक इतिहास है, बहुत ही कहें कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। इस इतिहास और इस जानकारियों को हमारे साथ साझा करेंगे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। आप इतिहासविद हैं, आप शोधार्थी हैं और इस तरह की जो कालजयी घटना है या कालजयी जो पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उन पर लिखने और पढ़ने का उनका अपना एक शौक है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे आपसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे महाराजा सवाई जयसिंह जी के बारे में, जो एक स्वर्णिम समय उन्होंने, स्वर्णिम काल और एक स्वर्णिम कार्य जो जनता और समाज को दिए। तो ब्रज से जोड़ते हुए आप श्रोताओं से कहाँ से शुरू करना चाहेंगे इस बात? सवाई जयसिंह और ब्रजमंडल जी, ये दो ऐसी चीजें हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू जान पड़ते हैं। अगर सवाई जयसिंह न होते तो ब्रज जैसा आज है शायद वैसा न दिखता जी, और दूसरे सवाई जयसिंह की वजह से वो चीजें जो पूरे भारत में नहीं हुई, ये भी एक संजोग की बात है कि वो मथुरा से उसकी शुरुआत हो रही है। यानी कि 27 विद्याओं का पारंगत विद्वान जो पूरे विश्व में एक मिसाल है और 100-200 साल की नहीं बल्कि हजारों साल में ऐसा नरेश जो है पूरे विश्व में शायद ही कोई हुआ हो जो सवाई जयसिंह का मुकाबला कर सके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। इसलिए ये जयसिंहपुरा जहाँ हम आज बैठे हैं उनकी भूमि में, जिसको उन्होंने 1720 में बसाया था, 300 साल उसके पूरे हो रहे हैं, वहाँ से हम उनके विश्व गुरुत्व का अभियान शुरू कर रहे हैं और उसकी पुनर्स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो विद्वान जो 300 साल पहले हो गया, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, तब उसने इंग्लैंड में जो क्या कार्य हो रहा है ज्योतिष के क्षेत्र में, इसकी जानकारी उसने ली। क्या कार्य हो रहा है पुर्तगाल में, इस पर उसने जानकारी ली। पूरे विश्व के सम्राटों से, राज्यों से उसने संपर्क बनाया जहाँ जहाँ ज्योतिष पे कार्य हो रहे थे और वे सब जब रिकॉर्ड उसके पास में आए तो उन्होंने उसका विश्लेषण करके उनमें देखा कि कहाँ कहाँ भ्रांतियाँ हैं और उसके बाद में जो एक रूप निकला ज्योतिष का, वो भारतवर्ष में उस ढंग से प्रचारित नहीं किया गया। जी, इसके प्रमाण जंतर मंतर के तौर पे हैं। ये आप मतलब उससे जोड़ के कहना चाहते हैं कि वो जो काम उन्होंने किया था ज्योतिष और विज्ञान के उसमें, कि आज भी वो प्रामाणिक है, आज भी उसको हम विज्ञान की कसौटियाँ जो होती है, पैरामीटर जिन पे विज्ञान के काम को खड़ा किया जाता है, वो आज भी प्रामाणिक है। नहीं, आज जो पंचांग चलता है जी, जो हिंदू कैलेंडर है, मुस्लिम कैलेंडर है, ये उन्हीं की देन है। जी, क्योंकि पहले जो कैलेंडर बनते थे, पंचांग बनते थे, उनमें नक्षत्रों की स्थिति बड़े वैज्ञानिक रूप से नहीं आती थी क्योंकि यंत्र वैसे नहीं थे। जी,
तो ये सबसे बड़ी विश्व को देन है। आज ज्योतिष में जहाँ जहाँ लोग चैलेंज करते हैं उसकी सबकी बुनियाद सवाई जय सिंह ने रखी है। साइंटिफिक जो एस्ट्रोनॉमी है या वैज्ञानिक जो आधार है उसका, वो सवाई जय सिंह की देन है। और उसके लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसको वो जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है, जो कई क्षेत्रों में काशी में, मथुरा में, जयपुर में, विदिशा उसमें, उज्जैन में और दिल्ली में स्थापित किए। तो वो तो एक प्रयास था उनका, और उसमें जो कैलकुलेशंस उन्होंने निकाले, आज भी जो ज्योतिष पे काम होते हैं वो उसके आसपास ही बैठते हैं। वो आज भी सटीक है, मतलब उसमें हंटर ने काम किया वो सब, वो चीज़ें बाद में कभी आएंगी। तो ये सवाई जयसिंह का जो विश्व गुरुत्व है उसकी पुनर्स्थापना के लिए हम यहाँ से जयसिंहपुरा से शुरुआत कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो सवाई जयसिंह जी का जो कालखंड है, उनका जो एक इतिहास है, वो जो राजघराना है, क्योंकि ये अगर हम इसको किसी भी राज्य स्थापना के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता, और बिना संघर्ष के कोई न राज्य बनता है, न उसकी संरक्षा होती है, न सुरक्षा होती है, न वो फलता फूलता है। तो निश्चित तौर पे अगर हम, आपने कहा जैसे वो 27 विधाओं के पारंगत थे, तो निश्चित तौर पे एक बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही, लेकिन उस समय के कालखंड में चाहे कोई कितना भी साहित्य का मर्मज्ञ हो, कोई कितना भी वैज्ञानिक हो, लेकिन राजसी ताने बाने के लिए वो उसका एक योद्धा होना बहुत ज़रूरी है। एक महान योद्धा, एक महान लड़ाका कहें, वो होना जरूरी है। तो अगर हम इसको यहीं से शुरू करना चाहें कि उनकी राज्य स्थापना के किए गए संघर्ष और वो जो घटनाएं जो मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमें थोड़ा सा साहित्यिक साक्ष्यों का और पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे बताते हैं कि दोआब में उनका प्रवेश जो है वो पूर्व से होता है, और उसके बारे में और बाकी साक्ष्य शांत हैं, उसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो यहाँ हम वाल्मीकि रामायण का जिक्र करना चाहेंगे। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और 10,000 शिष्यों के साथ में सैन्य बल के साथ में, तो वशिष्ठ मुनि उनका आगम्यताम राजर्षि करके स्वागत करते हैं जी। तो फिर उस समय जब उनका जो दायित्व बनता है कि अतिथि देवो भव का, वो उन्होंने किया, और फिर उनका स्वागत सत्कार करने के बाद में जब उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई संसाधन नहीं और आप कैसे इतनी व्यवस्था आपने कैसे की, तो वशिष्ठ ने कहा हमारे पास कामधेनु है और उससे हमने कह दिया सारी व्यवस्था होगी। बोले ऐसी बात है तो ये हमें दे दो। तो इस पर जो है संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में जब कामधेनु को ये लगा कि नहीं, हमको ये जब बलपूर्वक ले ही जाएंगे, तो कामधेनु ने स्वतः हूणों को और काम्बोजों को और इनको पैदा किया, और उन लोगों ने फिर विश्वामित्र को हराया। तो ये हूणों की बात जो है, स्कंदगुप्त एक सम्राट हुए हैं गुप्त साम्राज्य में, गुप्त राजवंश में जी। तो वो अंतिम दौर है गुप्तों का, और गुप्तों ने ही सारा वैभव मौर्य साम्राज्य के तौर पे फैलाया था। तो उसमें स्कंदगुप्त का एक गाजीपुर जिले में भीतरी गांव है, वहाँ एक शिलालेख है जिसमें ये कहा गया है कि हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण से उन्होंने स्कंदगुप्त ने रक्षा की इस क्षेत्र की, और अपनी माता जो कुमारगुप्त उसमें दिवंगत हो चुके थे, उनकी माता जो है दुखी थी, तो अपनी माता के पास में वंश लक्ष्मी की स्थापना करने के बाद वे उसी प्रकार पहुँचे अपनी माता के पास जिस प्रकार कृष्ण कंस का वध करने के बाद में देवकी के पास पहुँचे थे। तो कृष्णोपासना की दृष्टि से दुर्लभ अभिलेख है, लेकिन इस दृष्टि से भी दुर्लभ है क्योंकि यहाँ पर एक पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है जो उनके पूर्व से आने का उल्लेख करता है। इनके राजवंश जैसा कहा जाता है कि ये पूर्व से आए। तो एक वाल्मीकि रामायण और ये भीतरी का जो गाजीपुर का जो शिलालेख है, ये प्रमाण साबित करता है। गाय का जो अर्थ लिया जाता है, गाय में गांधी जी का जैसे जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि गोमाता जो है एक हिंदू धर्म की अलौकिक वस्तु है, और गाय का अर्थ में मनुष्य से नीचे की सारी गूंगी दुनिया करता हूँ। गूंगी दुनिया का मतलब वो पूरी प्रकृति। तो दोआब की जो प्रकृति रही होगी, जो सर्व उपजाऊ रही होगी, तो उसको लेने का जो दुष्प्रयास है विश्वामित्र का, उसका उन्होंने किया और विरोध किया। और उस विरोध का ये साक्ष्य है कि ये जो वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि कामधेनु ने होड़ों को और इन काम्बोजों को पैदा किया, और दूसरे ये जो पुरातात्विक साक्ष्य ये भी साबित करता है ये उसी समय की बात रही होगी जो इसमें
वर्णित की गई। तो इस तरीके से इनका जो राजवंश है जो पूर्व से आ रहा है, जी जी दोआब में एंटर कर रहा है, उसका ये एक प्रमाण ये मिल जाता है। जी। तो दोआब में जैसे ये पूर्व से आके एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्थान इनका इनके इतिहास में जो मिलता है वो कौन सा है? इसमें कहाँ पर आकर के ये सबसे पहले, क्योंकि अगर जयपुर से पहले का इतिहास हम देखें तो वो हमें ग्वालियर और नरवर की तरफ ले जाता है। तो क्या पूर्व से वो इधर से ही होके आ रहे हैं? हाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं ना। जी जी। पहले वो जो है यहाँ नरवर में आएंगे जी। और उसके कई साक्ष्य हैं, जैसे कि इनके कच्छप वाहिनी कुल देवी की उपासना है, और 17वीं शताब्दी में जो इनके अभिलेख हैं जिसमें कच्छप घाट वंश तिलक ये इनकी उपाधि है, कच्छप घाटान्या साराह कमल मार्तंडीय है, और वीर सिंह का जो नलपुर महादुर का अभिलेख है उसके अनुसार इनकी एक शाखा नलपुर में आकर बसी थी, और उसने जो है नरवर ग्वालियर दूबकुंड में राज्य किया। ये साक्ष्य संवत 1170 के वीर सिंह के अभिलेख में मिलते हैं इसमें। और इनका जो आना है, और ये जो स्कंदगुप्त का जो समय है 1500 वर्ष पहले, तो 1-2 दिन में तो हो नहीं जाता, होड़ों को आगे बढ़ने में बहुत समय लगा, फिर धीरे धीरे वो फैलते चले गए। तो फिर ये नरवर जब आ जाते हैं तो नरवर का इतिहास तो अभी भी मिला हुआ है। इसके बाद फिर जयपुर आ रहे हैं। जयपुर की स्थापना तो 966 ईस्वी में आगे होगी। ये इनके पूर्वज जो भी आ रहे हैं उसमें कई शाखाएं बढ़ती गई ना, परिवार बढ़ता गया तो लोग भी बढ़ते चले गए। तो ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना होती है 966 ईस्वी की है। तो उसमें पारंपरिक जो वृत्तांत और टाट का जो उसमें मत है उसके साथ कछवाहों के पूर्व से रोहतास आगमन और नल के नेतृत्व में एक शाखा जो पश्चिम प्रवेश पश्चात नरवर बसाने का उल्लेख है। तो नरवर जो है पहले वहां से शुरुआत होती है। सबसे पहला जो गढ़ है वो नरवर उल्लेख में आ रहा है। और वे जो बसावट है ये क्षेत्र जो है कन्नौज का अंग था, क्योंकि कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार थे उस समय जी। तो ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं उनके अधीन रहे होंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का बहुत बड़ा विस्तार बहुत था। बड़ा। तो ग्वालियर शाखा के जो महिपाल हैं 1150 विक्रम संवत में सहस्त्रबाहु मंदिर के अभिलेख में लक्ष्मण को स्थानीय वंश का प्रथम शासक होने का उल्लेख किया गया। इनके वंश में जो ग्वालियर इन्हीं के पास में था। जी जी। अब ये जो ग्वालियर आज देख रहे हैं इसमें इनका सिंधिया का आना बहुत बात का है। तो उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से की। और भाटों के वृत्तांतों में और टाड, तो ये सोड़देव ने जो है 966 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। ढोला राय द्वारा बड़गोजरों से दौसा, बीड़ाओं से माची, खो और देवती किले पर अधिकार किया गया। सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से वो कामयाब होते रहे। और कोई सवाई जयसिंह की बात नहीं थी, बल्कि उनसे पहले जो ये जो लोग नरेश जिनका जो जिक्र आता है ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि वैसा प्रखर तो इनका नहीं था व्यक्तित्व और वो ज्ञान, लेकिन फिर भी ये कम महत्वपूर्ण। लेकिन जो राज्य स्थापना का जो इतिहास है उसमें इनका भी जैसे कहते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो चल रहा है वैसे विकास होता गया। वैसे विकास उसकी चरमोत्कर्ष उसका जो चरमोत्कर्ष है वो सवाई जयसिंह के समय निकल के आता है। एक प्रगतिशील इतिहास जो है ये जो है बना के दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जो है वो चीजें नहीं मिट रही हैं। जंतर मंतर आज भी जो है वो विश्वदाय में आ गया है। तो जो भारमल के पुत्र भगवान दास को आमिर उल उमरा का पद दिया गया, 5000 का मनसब, और लाहौर की सूबेदारी भगवान दास को भी उसी सिलसिले में प्रदान की गई, क्योंकि उनकी सेवाएं जो थी उससे संतुष्ट थे। 1589 में भगवान दास के पुत्र मान सिंह का राज्यारोहण हुआ और ये उसी समय ये मंदिर का निर्माण हुआ, गोविंद देव जी मंदिर का। तो मान सिंह के पश्चात फिर भाव सिंह जगत सिंह का राजारोहण हुआ। जगत सिंह के पुत्र जय सिंह जो शिवाजी को गिरफ्तार करके लाए थे और आगरे में रखा था उनको, तो वो जून 1565 की बात है। तो वो कामयाबी उनको मिली थी जिसको कि औरंगजेब नहीं कुचल कर सका था, उसको जय सिंह ने किया था। इसलिए जो है जय सिंह का वो पहले वाले जय और ये बात के जय सिंह में एक बड़ी रोचक घटना है कि जब ये बालपन में जब गए औरंगजेब के पास में सवाई जय सिंह जी, क्योंकि ये बच्चे थे और बिशन सिंह इनके पिताजी चाहते थे कि हम रिटायर कर रहे हैं तो हम आराम करें वृंदावन में, तो इसको ही जो सब सौंप दिया। तो जब ये पहुंचे तो अंग्रेज तो औरंगजेब तो बुजुर्ग थे और ये बच्चे थे, तो बच्चे से जैसे बात करते हैं वैसे उन्होंने कहा कि भाई दोनों हाथ पकड़ करके, अच्छा अब तू बता मेरे लिए क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा
कि हमारे हिंदू रिवाज में कि जब आदमी औरत का हाथ पकड़ लेता है तो उसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, और आप जैसे बादशाह ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब तो मैं सबसे बढ़कर हो गया। जी जी, तो इस तो जवाब मैं कोई से भी काम करने की कुवत रखता हूँ, मतलब ये उनका एक बालपन का एक और मतलब एक तात्कालिक जो आंसर है, एक जो मौका पे जो है जवाब देने की जो बात है, इससे वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा अरे तू तो वो जयसिंह जो उनको गिरफ्तार करके लाया था शिवाजी महाराज को, तो उसका सवाया है। हाँ हाँ तो तेरा नाम तो सवाई होना चाहिए। हाँ हाँ, तब से जो है इनको सवाई जयसिंह के रूप में जाना जाने लगा। जी जी, जबकि जो ऑफिशियली जो सरकारी राज जो कि उनका खिताब है वो फर्रुख सियर के टाइम में बाद में 1713 में इनको दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट भी सवाई का, लेकिन ये प्रचलित हो गए थे और कई पत्रों में भी इसका जिक्र आया है। तो इस तरीके से वो जो 1657 में जब शाहजहां वो जो एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें औरंगजेब का समर्थन इन्होंने किया था। ये वो जयसिंह जो जी उनको जी, गिरफ्तार इनके जो पूर्वज है। फिर जून 1665 में जयसिंह की शिवाजी के विरुद्ध कामयाबी, वो तो जैसी बात है, और अगस्त में जो है वो आगरा से पलायन। अब ये जो एक दूसरी घटना और इसी इलाके से जुड़ी हुई है, और यहाँ गणेश टीला मंदिर है। वो ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज जब वहाँ से आगरा जेल से भागे थे तो ये गणेश टीला मंदिर जो इसी में रुके थे, और इसकी तिथि वो बताते हैं जून 1665। तो इस पर हमने उनको बताया, ध्यान आकर्षित किया है कि जून में तो वो संधि हुई है और उसके बाद वो औरंगजेब की सेवा में जाएंगे शिवाजी महाराज, फिर वो जो है अगस्त 1666 में वहाँ से पलायन करेंगे। तो वो 65 की जगह 66 होना चाहिए, अगस्त में ही होना चाहिए उनका पलायन। और फिर यहाँ से वो बनारस जाते हैं, बनारस से फिर वो अपने महाराष्ट्र पहुँचते हैं और मुगलों के खिलाफ में एक दूसरी मुहिम छेड़ते हैं। कई घटनाएं आपने इस बीच में जैसे जिक्र की हैं, और बाद के कई बार हमने अन्य उसमें भी ये जाना है कि जो ब्रज है वो दिल्ली, आगरा और आपके मराठा या राजपूताना के बीच में एक ऐसी कड़ी है कि अनायास ही बहुत सारे महापुरुष यहाँ से आने जाने का जो क्रम है, बीच में जो विश्राम का वो है, तो क्या ब्रज की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि लोगों को आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं विश्राम के साथ साथ आश्रय देता रहा? तो ये कहीं उस कृष्ण से, उस चेतना के उस स्तर से भी जुड़ाव लोगों का है जो महापुरुष हुए, कि उनको ब्रज से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती रही इसमें? जी, भूगोल से ही संस्कृति का निर्माण होता है जी। तो जब भूगोल, इसका भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि भारत के ऐसे भूभाग में स्थित है कि इसके बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब दक्षिण जाएंगे तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, पश्चिम जाएंगे तो इधर से जाना पड़ेगा, इसलिए मथुरा जंक्शन हो गया। जी जी जी, मतलब वर्तमान में इसका प्रमाण है कि आज भी अगर दक्षिण पश्चिम और पूर्व को जा रहे हैं तो ब्रज क्षेत्र उसका जंक्शन पॉइंट है। और ग्राउस साहब ने बड़ी कोशिश की तो बहुत ये ईस्टर्न लाइन से जोड़ सके इसको। जी जी, इसलिए पूर्वोत्तर की पहली लाइन मथुरा में आई, उसके बाद में फिर दक्षिण और पश्चिम की तरफ विस्तार हुआ 1905 में। तो ये आप देखिए ना, ये भौगोलिक स्थिति कारण तो हो रहा, और आज भी एयरपोर्ट इधर ही आ रहा है। और अभी जय गुरुदेव की वाणी को अगर हम ध्यान दें तो शायद दिल्ली जो है 100 मील दूर चली जाएगी, कहीं ब्रजमंडल में ही हो सकता है राजधानी स्थानांतरित हो जाए। वो तो आगे गतिविधियों का केंद्र इधर हो सकता है। अब जब ये एक्सप्रेस वे बना दिल्ली और आगरा के बीच में, और उसमें जो इस तरीके से उसका विकास हुआ है वैश्विक स्तर से, आप देखिए कि लगता नहीं कि हम भारत में यात्रा कर रहे हैं, और वो जो एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए छोड़ा गया है। ये वर्तमान भी इसका प्रमाण है। तो भूगोल हमेशा, जब तक भौगोलिक स्थिति अपनी विशिष्ट रहेगी तो संस्कृति विशिष्ट रहेगी। संस्कृति का निर्माण भूगोल से ही होता है। तो इसीलिए शायद सवाई जयसिंह जी का भी हमारे ब्रज से एक नाता रहा है। आगे का जो उल्लेख आप बता रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी घटना आती है जो अब ये 28 अगस्त 1667 को वही राजा जय सिंह जो शिवाजी को गिरफ्तार करके लाए थे, उनकी मौत हो जाती है बुरहानपुर में। और फिर 13 सितंबर 1667 की याददाश्त, और ये 16 सितंबर 1667 की कल्याण दास की अरदास के हिसाब से औरंगजेब द्वारा राम सिंह को आम्बेर का टीका किया गया, क्योंकि राम सिंह के समय में ही वो गए भी थे, ऐसा भी कह सकते हैं। और औरंगजेब जो है इस बात से नाराज रहा कि शायद शिवाजी को भगाने में राम सिंह का ही हाथ रहा होगा। तो 10 अप्रैल 1682 को राम सिंह के इकलौते पुत्र किशन सिंह थे, उनकी दक्षिण भारत में रहस्यमय मौत हो गई। फिर अखबारात
इंदरबार ई मुअल्ला के मुताबिक औरंगजेब जो है वो किशन सिंह के 11 वर्षीय पुत्र बिशन सिंह को 4000 का मनसब देता है। और अप्रैल 1682 में राम सिंह जो पहले थे उनकी मौत हो जाती है। 7 सितंबर 1688 को बिशन सिंह का 18 वर्ष की आयु में आम्बेर की गद्दी का राज्यारोहण। इस तरीके से यही बिशन सिंह जो उनके पिता हैं, जो सवाई जय सिंह जी के पिता हो रहे हैं। फिर उन्हीं बिशन सिंह के माध्यम से और उनकी जो पत्नी है राठौर रानी इंद्र कुंवर, उनसे जो है 3 नवंबर 1688 को वो सवाई जय सिंह जिनकी आज हम याद कर रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो एक विश्व गुरुत्व की दावेदारी की बात उठ रही है, उनका जन्म 3 नवंबर 1688 को होता है। तो वो हमने जैसा बताया कि औरंगजेब से जब वो सेवा से रिटायर होना चाहते थे बिशन सिंह, तब उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में इनको भेजा था। तो वो जो उल्लेख है वो हमने पहले बताया कि उनके जो सवाई होने का जो प्रमाण। और ये घटना अप्रैल 1696 में है, पहली भेंट है औरंगजेब और सवाई जय सिंह की 8 वर्ष की आयु में। ईश्वर विलास महाकाव्य है, उसमें जो है ये इस घटना का उल्लेख दिया गया है। इनके बेटे थे ईश्वर जी, तो ईश्वरी सिंह, तो उसी का ईश्वर विलास ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ थोड़ा सा आपके आगे की घटनाओं को चर्चा करें, मैं थोड़ा सा ये जान लेना चाह रहा हूँ आपसे कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े लोगों से मिलना, इतने बड़े कारोबार में आ जाना, निश्चित तौर पे वो कौन से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने सवाई जय सिंह जी के व्यक्तित्व को, उनके इस बहुआयामी उसको बनाने में एक बड़ा योगदान दिया होगा। इस पर कुछ वो तो बिशन सिंह ने जितने भारतवर्ष में उनके जितने भी जानकार थे सबको इकट्ठा किया था। वो तो जब उनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स की बात करेंगे उनमें भी सारे लोग आएंगे कि किन लोगों ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया और सिर्फ प्रभावित ही नहीं किया। सवाई जय सिंह अपने आप में एक जन्मजात एक प्रतिभा थे, क्योंकि वो मान लो कितने भी प्रभावित करने वालों कितने भी ज्ञाता हो तो क्या हमको सब आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमारे पास क्षमता होनी चाहिए ना। वो जी। तो उस तरीके से जो है सोने और सुहागे वाली जो बात है तो वो घटी तब कि जब सवाई जय सिंह जैसा, क्योंकि विजय सिंह भी थे, इनके भाई भी थे, उनके भाई का कुछ नहीं हुआ। 2 बेटे थे बिशन सिंह के, जय सिंह और विजय सिंह। तो विजय सिंह को कहीं कुछ नहीं हो पाया और जय सिंह को सब कुछ हो गया। और आज उनको हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है विश्व गुरु मानते हैं या उसकी हम मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो ये तब संभव हुआ जब वो स्वयं ही प्रतिभाशाली थे। और उस जमाने में, आप जमाने में और भी हजारों साल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नरेश रहा हो इस भूमंडल पर जो सवाई जय सिंह जैसी प्रखरता विद्वता रखता हो। तो इनको सबसे पहले जो एक कहें कि जो राजकाज का जो या कहें गद्दी मिलना है, वो कौन सी घटना है जो जहाँ इनको सबसे पहले उसमें लाया जा रहा है, उसमें राजकाज में? वो तो सवाई जय सिंह के साथ जो औरंगजेब के साथ जो पहली भेंट होती है, जी वो रिटायर कर ही जाते हैं तो उनको ये मौका मिल जाता है। फिर राजकाज 8 वर्ष से इन्होंने शुरू कर दिया। और इनकी जो नियुक्ति है वो औरंगजेब के जो बड़े बेटे थे मुअज्जम, उसके पास काबुल में थे उस समय, तो काबुल के पास में इनकी नियुक्ति कर दी गई कि आप उनको असिस्ट करेंगे, क्योंकि सेना इन लोगों के पास में रहती थी, तो जब मौका आता था अपनी अपनी फौज लेकर लड़ने के लिए जाते थे। तो इनकी नियुक्ति मुअज्जम के पास काबुल में हुई। फिर 1698-99 तक सवाई जय सिंह और उनके छोटे भाई विजय सिंह ये आम्बेर में ही रहे अपने अध्ययन काल और इसी के लिए। 19 दिसंबर 1699 को बिशन सिंह की कोहात में मौत हो गई। उसके बाद में पूरा दायित्व इन्हीं के ऊपर आ गया। फिर 25 जनवरी 1700 को सवाई जय सिंह का आम्बेर में राज्यारोहण हुआ। पिता जब तक जीवित थे तब तक पुत्र का नहीं, लेकिन कार्यभार तो इनको पहले दे दिया था। जी। तो वो लेकिन राज्यारोहण 1700 में हो रहा है। हाँ, 1700 में 25 जनवरी 1700। उस समय ये 12 साल की उम्र है इनकी। जी। तो 27 अप्रैल फिर 1700 में जो कोंकण विजय एक होती है, क्योंकि वो मराठों का फिर उपद्रव शुरू हो गया था, तो वहाँ पर सवाई जय सिंह ने अपना जो इनका पचरंगा ध्वज था उसको बाहरी बुर्ज पर फहराया था। और वहाँ से इनकी जो जात है इसमें 500 की वृद्धि की गई। और बिदार वक्त ने इनको हाथी भेंट किया था की कामयाबी से सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में। जी। और भी किताबें हैं ऐसी, कुछ और भी साक्ष्य हैं जो ये उल्लेख करते हैं कि उस अभियान के लिए, कामयाबी के लिए इनकी माता ने इसी मथुरा में 2000 लोगों को भोजन कराया था, ब्राह्मणों को। तो उसमें कामयाब हो जाए ऐसा भी कहीं कहीं आता है। तो ये मथुरा का एक लगाव है कि मिलिट्री अचीवमेंट के लिए कैसे आयोजन और अनुष्ठान हो रहे हैं। फिर उसके बाद में मराठों के चूंकि हमले बढ़ते गए तो 1703 में इन्होंने मराठों को खदेड़ा खरगोन से
और 1705 में सवाई जय सिंह मालवा के नायब सूबेदार बनाए गए। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई और उसके बाद में वहाँ उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, जिसमें मुअज्जम और आजम ये 2 लोग थे। तो मुअज्जम ने लाहौर में अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि से राजा बनाया। 8 जून और 1707 को एक निर्णायक युद्ध हुआ जाजो में। आपका जो ये पास में ही आगरा के पास में जी, आगरा धौलपुर के। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि युद्ध के दौरान एक अंधड़ आया और अंधड़ में जो है वो जो जिस तरफ से वो आजम की तरफ से लड़ रहे थे उनको मुअज्जम की तरफ जाना पड़ा। मुअज्जम की तरफ जो विजय सिंह थे, आजम की तरफ आप थे, लेकिन इनका साथ छोड़ना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। तो ये एक पहला जो है उनको कटु अनुभव होता है कि जिसको वो चाहते थे लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था और वो प्रकृति ने उसको युद्ध को जीतते हुए युद्ध को हार में बदल दिया। तो इसलिए उनको दूसरे खेमे में जाना पड़ा। और फिर वही बहादुर शाह जब राजा हो जाता है तो इनसे आम्बेर खालसा करने की बात करता है। आम्बेर खालसा करने की बात पर राजपूत पहली बार मुगल हुकूमत से तलवार के बल पर मुकाबला करते हैं और अपने सामने ही सब कुछ होने जुलाई 1707 में बहादुर शाह ने जो है आम्बेर खालसा करने का आदेश दिया। 4 दिसंबर 1707 को आम्बेर खाली भी कराया गया और शाही सेना जो है वो 7 जनवरी 1708 को वहाँ पड़ाव उसने डाल दिया। इस तो अखबारात ई दरबारी मोल्ला के मुताबिक आम्बेर जो है मोमिनाबाद घोषित हो गया। जैसे औरंगजेब ने जब मथुरा पे हमला किया तो इसको इस्लामाबाद घोषित किया और वृंदावन को मोमिनाबाद। तो जब तक वो जिंदा रहा तब तक मथुरा नहीं था और वृंदावन नहीं था, वो इस्लामाबाद और मोमिनाबाद के नाम से जाए। तो 25 मई 1708 को सवाई जय सिंह का मेवाड़ राजकुमारी, अब ये उनका वैवाहिक पक्ष चंद्र कुंवर बाई से विवाह होता है और 3 जुलाई 1708 को राजपूतों का जोधपुर प्रवेश और अजय सिंह का राज्याभिषेक। राजपूतों द्वारा सैयद हुसैन, अब ये जब दूसरी फौज आती है तो उसका जो है सांभर युद्ध 3 अक्टूबर 1708 को जिसकी भी चर्चा हुई थी वो लड़ा गया, जिसमें सैयद हुसैन खां मथुरा व नारनौल के फौजदारों की मौत हुई थी और वो पूरी जो मुगल सेना उसको खदेड़ गया गया। अब यहाँ से इनको लगा मुगल हुकूमत को कि अब अगर हमने जो सवाई जय सिंह से टक्कर ली तो ये पूरा भारत यूनाइट हो जाएगा और मुगल जो है हार जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिखों से बात की, मराठों से बात की और एक हिंदुत्व एकता का उन्होंने नारा लगाया और सारे लोग प्रभावित हो गए। तब ये बात बहादुर शाह को खतरनाक लगी और उन्होंने समझौता किया और इस तरीके से आम्बेर जो है खालसा होने से बच गया। जी, तो श्रोता बंधुओं, ये कुछ घटनाएं थी जो महाराजा सवाई जय सिंह जी के बारे में हम जान रहे थे। अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेश चंद्र जी से और कुछ नई और रोचक जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। निश्चित तौर पे ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस जयसिंहपुरा और जिस ब्रज मंडल में हम रह रहे हैं उसको सवाई जय सिंह जी की बहुत बड़ी देन है, उसको हमें संभालना है, संरक्षित करना है। तो अगले अंक में डॉक्टर साहब फिर मिलेंगे अपने श्रोताओं के साथ। नमस्कार। नमस्कार।